तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नवंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के अंदर कुल दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला है अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और दूसरा है आर्थिक परिदृश्य। इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। और हाल ही में जो भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नस्ट एंड यंग, इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2025 में लगभग 13 अरब डॉलर होने की संभावना बताई गई है। किनके द्वारा जारी की गई थी? ये है भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नस्ट एंड यंग, इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी की गई हैं। और इसमें यही बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें वो बनता नहीं है। और यहाँ पर 10 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत में अंतरिक्ष परिस्थितियों का विकास, समावेशी वृद्धि पर ध्यान एवं शीर्षक से जारी रिपोर्ट में व्यक्त की गई हैं। और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 9.6 अरब डॉलर थी, जिसे 2025 तक 12.8 अरब डॉलर होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा हम अगले यहाँ पर इसरो के बारे में, पहले तो आपको इसरो के बारे में कुछ पता ही होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा बेंगलोर के अंदर इसका मुख्यालय है। 1969 में इसकी जो स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है, जो कि 10वें नंबर के इसके अध्यक्ष है। और पिछले अध्यक्ष कौन थे? 9वें नंबर के, तो हो जाएगा वो के सिवान इसके 9वें नंबर के अध्यक्ष थे। और उन्हीं के समय चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। और अब यहाँ पर इसरो ने किया अपने सबसे भारी रॉकेट सफल परीक्षण। और वो रॉकेट कौन सा है? तो यहाँ पर LVM-3, जो कि वन वेब इंडिया को मध्य रात्रि को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इसका ये परीक्षण कहाँ से किया गया? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से ये इस तरह के इसरो के द्वारा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश हरिकोटा के द्वारा कुल वन वेव के 36 उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेशित किया है। और ये जो कि अब तक का इसरो के द्वारा सबसे भारी उपग्रह भी लॉन्च किया गया है। अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV-M3 का इसमें जो प्रयोग किया गया है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो LVM-3M2, यानी कि GSLV-M3, जो कि इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? LVM-3M2 नाम कर दिया गया है। और इसकी लंबाई की बात करें 43.5 मीटर लंबा है और 644 टन भारी है रॉकेट है। और ये 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन से 2 स्ट्रोक ठोस ईंधन द्वारा संचालित मोटर्स पर, दूसरा तरल ईंधन द्वारा और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें थोड़ा ये काफ़ी क्योंकि इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। और LVM-3M2 का पहला वाणिज्यिक मिशन और प्रक्षेपण यान के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी यह पहला अभियान है। इसरो के द्वारा मिशन के वन वे में 57 किलोग्राम वजन के 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। और यह भारत का 6 टन पेलोड वाला पहला रॉकेट बन गया है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट था उसमें हम पढ़ चुके हैं। और ये है जो वन वेव के साथ पहला ये मिशन है ना, NSIL का वन वेव के साथ ये पहला मिशन है। और इसमें थोड़ा न्यू फैक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अंतरिक्ष विभाग, वो जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब तक इसरो कितने विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है? तो 345 विदेशी उपग्रहों को स्थापित किया गया। 36 वन वेव के सफल परीक्षण, ये अब 381 संख्या हो गई, यानी अब तो इसरो 381 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़े तो इसरो का यहाँ पर पहला सैटेलाइट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्यभट्ट था। आपको पता है कई सारी किताबों, 5वीं क्लास की किताबों में हमें ये पढ़ने को मिला। और ये आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को ये सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था, है ना।
और 1984 के अंदर जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, वो भी सोवियत संघ के सहयोग से ही अंतरिक्ष में गए थे। इसके अलावा इसरो के द्वारा दूसरा उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था, तो भास्कर फर्स्ट था, जो कि 7 जून 1979 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत में रोहिणी उपग्रह को भारत में निर्मित पहले लॉन्च व्हीकल SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया था। और ये है जो रोहिणी है, जो भारत में निर्मित पहला उपग्रह, मतलब पहले लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट की यहाँ पर बात करें तो भारत ने अपना चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, लेकिन 24 सितंबर 2014 को मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। मंगल मिशन के एक बार में सफल होने वाला विश्व का पहला देश बना था। 2014 के अंदर ये छोड़ा गया था और ये 2015 के अंदर ये मंगल ग्रह पर पहुंच गया था, और भारत ने जो पहली बार में ही इसमें सफलता हासिल की थी। बाकी जिन भी देशों ने मंगल मिशन छोड़े थे उनका पहली बार में सफल नहीं हुआ था, किसी का दूसरी बार, किसी का तीसरी बार, जबकि भारत का जो पहली बार में इसमें सफलता मिली थी। और यहाँ पर पुरस्कार की बात करें, इसरो को अब तक कौन से पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, तो वह है इंदिरा गांधी। इसरो को शांति और विकास हेतु 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, जिसे 18 मई 2017 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंधी डिफेंस के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया गया है, जो कि कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर गांधीनगर गुजरात के अंदर इनका अनावरण किया गया है। और 12वें डेप एक्सपो के द्वारा इंडिया पवेलियन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और अब इसमें थोड़ा आगे की विकास की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, तो इससे विकसित करने का काम 2013 में शुरू किया गया था और 2016 में इसे अपनी पहली उड़ान भरी थी। यहाँ पर थोड़ा न्यू फैक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर CEMILSC का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, वो है सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म से उड़ान के योग होने संबंधी अंतिम मंजूरी प्राप्त की है। यहाँ पर बात करते हैं DRDO ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया, तो यहाँ पर यही सवाल बन जाता है कि अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है जो सतह से सतह वाली मिसाइल है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य मिसाइलों की बात करें, जैसे कि एक मिसाइल है त्रिशूल, है ना, तो त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है, तो वो हो जाएगी जमीन से हवा, यानी या फिर कह सकते हैं सतह से वायु वाली है मिसाइल है। इसके अलावा यहाँ पर धनुष मिसाइल की बात की जाए, धनुष मिसाइल जो कि भारतीय है और ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये भी यह है जो जमीन से जमीन वाली मिसाइल है, यानी जमीन से सतह वाली ये मिसाइल है। इसके अलावा अस्त्र की बात की जाए, अस्त्र भी मिसाइल है, ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो यहाँ पर ये बात की जाती है हवा से हवा वाली मिसाइल है, वायु से वायु वाली ये मिसाइल है। इसके अलावा जो अभी भारत के और रूस के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी, जो कि भारत ने फिलीपींस देश को निर्यात भी किया था, है ना, तो ये ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह भी सतह से सतह वाली यह मिसाइल है ना। तो यहाँ पर अग्नि प्राइम की बात की जाए तो यह जो DRDO के द्वारा विकसित की गई थी, और DRDO की बात की जाए तो DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर हाल ही में DRDO ने और ये अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे और दिया हुआ है, और इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो ओडिशा के बालासोर तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और यह अग्नि प्राइम मिसाइल का लगातार तीसरा सफल परीक्षण था। और यहाँ पर पहले और दूसरे की बात की जाए तो अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण कब किया गया था,
तो जून 2021 में इसका पहला परीक्षण किया गया था और दिसंबर 2021 में इसका दूसरा परीक्षण किया गया था। और तीसरे परीक्षण की बात की जाए तो अभी अक्टूबर 2021 में इसका तीसरा परीक्षण किया गया। हाल ही में जो परीक्षण था वो तीसरे नंबर का अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण था। या और अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर पढ़े तो इसका वजन कितना है, तो ये 11,000 किलोग्राम वजनी। इस मिसाइल की रेंज कितनी है, तो 1 से लगभग 2 किलोमीटर तक के बीच की इसकी रेंज है। और ये 34.5 फीट लंबे इस मिसाइल का नया मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है MIRVS की, तो मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रिसेंट्री व्हीकल से ऐसे हैं कि एक ऐसी मिसाइल जैसे कई टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है, एक साथ कई सारे टारगेट पर हमला किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें आपको यह याद रखना है कि अग्नि प्राइम जो किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये सतह से सतह वाली मिसाइल है। और किसके द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया है, तो ये DRDO के द्वारा यह तीसरा परीक्षण मतलब किया गया है। पहला कब था, तो हो जाएगा जून 2021 में, और दूसरा था दिसंबर 2021 में, और अब अक्टूबर 2022 में इसका तीसरा परीक्षण किया गया है। यहाँ पर अगले वाले की बात की जाए तो SLBM का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में। और इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो ये है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया था। और अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, SLBM की फुल फॉर्म क्या है, वो हो गई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको बंगाल की खाड़ी से सफल परीक्षण किया गया था 14 अक्टूबर 2022 को। और यहाँ पर INS अरिहंत द्वारा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण लॉन्च क्रू योग्यता साबित करने और SSBN का कार्यक्रम के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और यहाँ पर थोड़ा INS अरिहंत के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। इसके जरिए समुद्र, हवा, जमीन पर परमाणु हमला किया जा सकता है। और ये किस समय ये लॉन्च की गई थी INS अरिहंत, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा विजय दिवस पर। विजय दिवस यानी कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई के दिन। और ये भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध कब जीता था, तो 26 जुलाई 1999 के अंदर ये उस दिन ये जीत की घोषणा की गई थी। और ये उसी की वर्षगांठ पर यहाँ पर यह INS अरिहंत का सफल परीक्षण किया गया था, यानी ये लॉन्च किया गया था 2009 के अंदर INS अरिहंत। और अरिहंत के अलावा अब भारत एक दूसरी परमाणु पनडुब्बी SSBN अरिहंत पर भी काम कर रहा है, जिसके बारे में कोई अधिकारी जानकारी साझा नहीं है। क्या इसके बारे में जो भी आएगा जब भी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जो भी करंट अफेयर था वो हमने इसमें पढ़ लिया है। और अगला जो है वो हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला सवाल ये है कि नीदरलैंड बना भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल। जब तीसरा नीदरलैंड है तो पहला कौन है, तो हो जाएगा USA। भारत का पहला सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। जब बात की जाए दूसरे की तो हो जाएगी UAE, संयुक्त अरब अमीरात है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। और तीसरा आ जाएगा नीदरलैंड। इस क्रम में नीदरलैंड भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात देश बनकर उभरा है। और इस संदर्भ में चीन और बांग्लादेश पीछे रह गए। वित्त वर्ष 2012 के बाद नीदरलैंड भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया। यह वित्त वर्ष में अगस्त तक $7.5 बिलियन तक की वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इसके अलावा 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है, तो ब्राजील हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर
और यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम आपको जब ब्राज़ील की बात आ जाए तो जैसे ब्राज़ील किस महाद्वीप में है, तो वो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का यह देश है। और इसकी राजधानी क्या है, तो वह यह साओ पाउलो या ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। वही बात करें इसके राष्ट्रपति कौन है, तो इस पहले तो वो थे जेर जेर बोल्सोनारो इसके राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था तो ये हार गए थे। और अब ब्राज़ील के नए नए राष्ट्रपति कौन बने थे, इसके बारे में हम पहले पेज में जब समसामयिक घटनाओं के बारे में पढ़ा था तो वो कौन थे, वो थे लूला दा सिल्वा। ये हैं जो वर्तमान में अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण के बारे में पढ़े तो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य हुए हैं। अगस्त 2022 तक निर्यात में 18% वृद्धि। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट था मैं बोल चुका हूँ। और अब यहाँ पर आता है उड़ान योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए। जब 5 वर्ष पूर्ण हो गए तो इसको शुरू कब किया गया था, तो वहाँ पर हो जाएगा ये 2016 के अंदर ये शुरू की गई थी 21 अक्टूबर के दिन। और यहाँ पर बात की जाए उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान की फुल फॉर्म है। नगर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के 5 वर्ष पदम पूरे हो चुके हैं। और योजना जो 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। वो थोड़ा सा यहाँ पर पेज थोड़ा आगे चला गया था, तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं। और उड़ान योजना का लक्ष्य क्या है, तो उड़ान योजना के तहत 220 गंतव्य यानी हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट है, वाटर एरोड्रोम वर्ष 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान के अंतर्गत 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 954 मार्ग पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले वाले की बात करें तो यहाँ पर तहत परिचालित कुछ राज्यों में RCS मार्ग और हवाई अड्डा का राज्य विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। राजस्थान में बात की जाए तो RCS मार्ग कौन सा 38वां नंबर, जो कि RCS हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है, तो बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ के अंदर हैं। और इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां यहाँ पर दी हुई हैं। 2014 में 74 हवाई अड्डे बनाए गए थे और अब बढ़कर 141 हो गए हैं। और यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट सालों में से आता है कि 75वें डिजिटल बैंकिंग इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। कब समर्पित की गई थी, तो 16 अक्टूबर 2022 को। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बात कर लेते हैं। तो DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देने कि कोने कोने तक पहुंचाना, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। DBU क्या है, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट से मतलब एक खास कारोबार यूनिट या हब है जहाँ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी सुविधाएं हो। तो यहाँ पर थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हूँ। और यहाँ पर आपको पता है हाल ही में भारत के अंदर भी 5G लॉन्च कर दिया गया है। और कितने तारीख को लॉन्च किया गया, तो 1 अक्टूबर के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, भारत के अंदर 5G 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये लॉन्च किया गया था। और छठी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के अवसर पर लॉन्च किया गया था। 5G तकनीकी आम लोगों के व्यापक लाभ प्रदान करेगी। और इसमें यह ज़्यादा 5G की मात्र 10 सेकेंड में ही पूरी फिल्म डाउनलोड हो जाएगी, ऐसा कुछ जो भी है दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा स्नैपी न्यूज़ दे रखी है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर के उद्देश्य से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो भारत में मत्स्य उत्पादन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है, तो हो जाएगा L मुरुगन है, द्वारा बेंगलोर में आयोजित इनलैंड फिशरीज समिट में 16 अक्टूबर 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार भारत मत्स्य उत्पादन के मामले विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश बन गया है। और यहाँ पर कुछ ऊपर आंकड़े दे रखे हैं। यहाँ पर 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के
श्रेष्ठ उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। यहाँ पर 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.33 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर हम नीचे फिर से आते हैं, जयपुर हवाई अड्डा के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये जयपुर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत उड़ीसा के जयपुर हवाई अड्डे को वाणिज्यिक उड़ान संचालन का लाइसेंस प्रदान कर दिया। यानी हाल ही में किस हवाई अड्डे को वाणिज्यिक उड़ान संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो वह जयपुर हवाई अड्डा को प्राप्त हुआ। और ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है जगह, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। और यहाँ पर इसी हवाई अड्डे के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। और यहाँ पर अगला पढ़ लेते हैं, फ्लैक्स फ्यूल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह जाएगा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च किया गया, जो कि क्या है? तो कार निर्माता टोयोटा का फ्लैक्स फ्यूल आधारित फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पहली पायलट योजना लॉन्च 11 अक्टूबर को की गई है। और इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या है? तो इसके तहत आने वाली देश की पहली ऐसी कार है जिसे 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकेगा। अर्थात यह 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100 मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलेगी। यही है फ्लैक्स फ्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर अगला बात की जाए तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, आपको पता है जब ये योजना शुरू की गई थी तो कितने गति शक्ति कार्गो कितने टर्मिनल का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 100 इस योजना के तहत टर्मिनल का टारगेट रखा गया है। और GCT इसको शॉर्ट में बोलते हैं, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। और ये रेल मंत्रालय के द्वारा 15 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। अब तक 15 GCT चालू किए जा चुके हैं। और GCT के विकास के लिए लगभग 6 और स्थानों को अनगिनत रूप से पहचान किए गए हैं। और अगले वित्तीय वर्ष में 100 गतिशील कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर फोन पे के बारे में दिया हुआ है। फोन पे ने हाल ही में ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किए हैं। और इस प्रकार भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने वाला ये फोन पे बन गया है। यानी कि किसके द्वारा भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है? तो फोन पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर? तो महावे नवी मुंबई में 13,740 वर्ग फीट में विस्तृत यह सेंटर, ये यानी कहाँ पर है? ये तो ये ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मुंबई के अंदर ये स्थापित किया गया। और यह सेंटर 4.8 मेगावाट की सुविधा से परिपूर्ण है। और यह कंपनी देश भर में अपने संचालनों को और अधिक निर्बाध बढ़ाने के लिए टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढांचों के निर्माण में मदद करेगी। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वो है भूटाल कला गांव है, जो कि जिला कौन सा है? संगरूर जिले के लहरागागा इलाके के गांव में भूटाल कला में स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट पंजाब में शुरू किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आप इसके बारे में। और ये इस बायोगैस में 300 टन पराली से 33 टन कंप्रेस बायोगैस तैयार की जा सकेगी। थोड़ा सा राउंड अप में देखा जाए तो यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नए नियम को अक्टूबर 2022 में मंजूरी दे दी है। इसके तहत नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा। जो भी है, अब यहाँ पर थोड़ा अगला पढ़ लेते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की कितवीं जयंती पर 131वीं जयंती पर
14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? तो बिहार के अंदर उनकी जन्मभूमि जहाँ पर सिताव दियारा में, यानी कि हाल ही में जेपी नारायण की 14 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के अंदर किया गया है। और ये उनकी कितवें नंबर की जयंती पर? तो 121वीं जयंती पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया। और जेपी नारायण के साथ 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो वो 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। यहाँ पर तो राउंड अप के तौर पर देखा जाए तो हाल ही में बीसीसीआई ने महिला और पुरुष के लिए अब समान वेतन फीस देने की घोषणा की है। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री सहकारी मंत्री द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक बन जाता है कि देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल एमपी के अंदर ये शुरू किया गया है। और यहाँ पर ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड ओएजी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्तम अड्डा बन गया है, जबकि 2019 में यह 14वें नंबर पर था। यानी कि टॉप 10 विश्व के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा का नाम आता है? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह है जो कोलकाता के अंदर स्थित है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके अलावा हम आगे बात की, और यहाँ पर जैसे कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर वो स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर राउंड अप हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर इसमें जो कि हमने दोनों ही आर्थिक परिदृश्य और अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और अगला टॉपिक तो प्रादेशिक परिदृश्य है, जो कि नवंबर 2022 का जो प्रादेशिक परिदृश्य पर टॉपिक में जो पार्ट 2 के अंदर मैं इसमें वीडियो बना चुका था। तो यहाँ पर इस प्रकार यही था अंतरिक्ष और आर्थिक परिदृश्य। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।